दोस्तों स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में गति अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले भाग में आपने गति से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है। आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो पूछा गया है किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अगर गति यानी स्पीड के कारण पूछता तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है? गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेक्टर राशि के बारे में पूछा गया है। इसमें 3 राशियां सदिश दी गई हैं, एक नहीं है, तो वो आपको टिक करना है। आपके ऑप्शन है वेग, आयतन, विस्थापन या बल। तो वेग हम जानते हैं, वेग में एक दिशा भी होती है, वेग में एक परिमाण भी होता है। विस्थापन की बात करें तो यह भी दिशा भी इसमें होती है और परिमाण भी, बल भी सेम फॉलो करता है। लेकिन आयतन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है। इसलिए अगर जिस हमने बताया था पिछली वीडियो में, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है वो राशियाँ अदिश राशि होती हैं। तो पूछा गया सदिश राशि कौन नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? वैसे ही क्वेश्चन है बट विकल्प अलग हैं, ध्यान देंगे। वेग, संवेग, द्रव्यमान या कोणीय वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान यानी मास। इसका केवल परिमाण होता है। द्रव्यमान कोई हम डायरेक्शन में मेजर नहीं करते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड केवल फाइंड करते हैं, परिमाण निकालते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि हो जाएगी। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सदिश नहीं है, तो यह राशि हो जाएगी अदिश, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। ध्यान देंगे, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है? ऑप्शन है तय की गई दूरी, विस्थापन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी व्याख्या करें तो तय की गई दूरी यानी ए और विस्थापन यानी बी, इनके रूप में इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना तब होता है जब उस वस्तु के वह वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है, या चेंज हो रहा है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो दूरी भी रिलेट करेगी और विस्थापन भी रिलेट करेगी, तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है एक समान त्वरित गति, एक समान वेग, एक समान चाल, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान त्वरित गति यानी ए विकल्प आपका सही हो जाता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु का त्वरण यानी एक्सीलरेशन एक समान त्वरण, कहने का मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वो बोला जाता है, कहा जाता है। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति जो होती है दोस्तों, किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु किसका उदाहरण हो जाएगा? एक समान त्वरित गति का। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगर पेपर टफ बनेगा तो कुछ इस तरीके से कथन के रूप में पूछेंगे। पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? आपके कथन दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। दूसरा कथन है पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करते उपग्रह। तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो ये 3 आपके कथन हैं और ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या तीनों। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? वृत्तीय गति का उदाहरण पूछा गया, वृत्तीय गति का, सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन का। तो चंद्रमा और पृथ्वी ये भी हो जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा घूर्णन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और वृत्तीय पथ में अगर हम सर्कुलर मोशन में साइकिल चलाएं तो वह भी एक मोशन किसका हो जाएगा? वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
7 क्वेश्चन आपका, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ऑप्शन है सदैव एक ही वस्तु पर लगते हैं। बी ऑप्शन है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर लेकिन विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन है के परिमाण एवं दिशाएं समान होते हैं। या डी ऑप्शन आपका किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। तो हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी वस्तु पर प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड में रिस्पॉन्स उसको मिलता है। जो हम एक्शन करते हैं उसके बराबर रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन विपरीत दिशा में मिलता है। जैसे बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, उसी प्रकार यह थर्ड नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर लेकिन विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो तीसरा नियम यही हो गया, स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अर्थ क्वेश्चन है आपका, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, ध्यान देंगे ऑप्शन, त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है या वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो रेलगाड़ी है, बोला गया है गतिमान रेलगाड़ी है, तो उसमें सिक्का अगर उछालेंगे तो उसकी गति अगर देखी जाए तो एक समान तो हो नहीं सकती, अवमंदित भी नहीं है, पटरियाँ वृत्ताकार पथ में भी नहीं होती, उसके अनुदिश भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, त्वरित, यानी रेलगाड़ी या ट्रेन एक्सीलरेटेड है इसीलिए सिक्का पीछे की ओर गिरता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर या वेग संरक्षण नियम पर। तो ध्यान देंगे रॉकेट आपका संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है, सी विकल्प सही हो जाता है। अगर हम इस नियम की बात करें तो अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप जानते रहिए कि संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि यदि कोई कणों के किसी समूह या निकाय में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, बाह्य बल नहीं लगाते हैं, तो उस समय उस समूह या उस निकाय के कुछ संवेग नियत रहता है, यानी कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग जो मोमेंटम होता है वो बिल्कुल ही इक्वल होता है, बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड का जड़त्व, ऑप्शन है आपके उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है। सी ऑप्शन है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। या डी ऑप्शन है घर्षण के कारण अवमंदित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। जड़त्व की बात करें अगर हम, इनर्शिया बोलते हैं, तो जड़त्व होता क्या है, जड़त्व या इनर्शिया का मतलब ही होता है कि किसी वस्तु का एक जगह पर रुक जाना या विरामावस्था में आ जाना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को जो गति अवस्था में है ऑलरेडी, तो उस जड़त्व उस पिंड में उसकी परिवर्तन को बढ़ाएगा या उसमें परिवर्तन डालेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो फॉर्मूला सीधे सीधे पूछा गया संवेग का। तो संवेग मोमेंटम, और मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, और p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे mv। p इक्वल टू mv मीन्स संवेग इक्वल टू, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। तो यहाँ से सॉरी आयतन नहीं होगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। पहला है, प्रति इकाई, ध्यान से सुनेंगे, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। अगर हम कथन 2 की बात करें तो वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। तीसरा है कथन, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। तो पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है 1, 2 और 3 या सभी सही हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में जानें, इन कथनों पर विचार करें जो कि चाल और वेग से रिलेटेड है, तो पहला अगर कथन देखें तो पहला कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, हम जानते हैं, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। तो पहला कथन तो सही हो जाता है। अगले कथन की तरफ देखते हैं। तो वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, अतः कथन 2 भी सही हो जाएगा आपका। अगर चाल और वेग
जो केवल एक परिमाण और डिस्टेंस का फर्क डालता है, यानी अदिश राशि और सदिश राशि का डिफरेंस बताता है, इनके मात्रक मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो जी हाँ, दोनों के मात्रक यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। तो आपके तीनों कथन राइट हो गए, तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि ऑप्शन है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। बी ऑप्शन है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। सी ऑप्शन है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। या डी ऑप्शन है गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो और क्लियर समझ जाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि किसी भी बल्लेबाज द्वारा अगर क्रिकेट की गेंद को एक हिट किया जाता है, वो बल्ले से हिट करता है तो वह ज़मीन पर लुढ़कते हुए जाती है और कुछ दूर पश्चात जब उसका स्पीड कम हो जाता है या एक्सीलरेशन कम हो जाता है तुरंत, तो वह रुक जाती है। तो इसके लिए या धीमी हो जाती है, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ए विकल्प सही हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो स्विमिंग करते हैं हम लोग, जल में जो तैरते हैं, वह न्यूटन की गति अगर पूछा जाए, न्यूटन की गति 3 नियम जो बताए गए हैं उनमें से किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन है आपका प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या डी ऑप्शन है इन तीनों नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। क्योंकि तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसको बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट में लेकिन उसके बराबर हमको बल फील होता है। तो यह तृतीय नियम के अकॉर्डिंग है, जिसकी वजह से जल में तैरना संभव हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 3 चैप्टर्स और उनसे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आप उनको ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा करके। और अगली वीडियो में हम बल यानी फोर्स के कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही शीघ्र ही आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बने रहें अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर, अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।